नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली और बंगाल में कांग्रेस के मेगा प्लान की। कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्यों में। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले मचे बवाल की। देखेंगे पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने बोला क्या हमला। तेजस्वी ने सम्राट सरकार के सामने कैसे पेश की चुनौती। देखेंगे शंकराचार्य पर आरोप लगाकर कैसे फंसी बीजेपी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पश्चिम एशिया में एक बार फिर सुलगती जंग को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से की मुलाकात। भगवान राम को काल्पनिक बताने का मामला, एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज किया मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश। नए सिरे से होगी मामले की सुनवाई। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए दाखिल किए नामांकन पत्र में निशांत कुमार ने करोड़ों की संपत्ति और गाड़ियों को किया जिक्र। आरजेडी ने उठाया सवाल, पूछा जब नहीं है कोई आय का स्रोत तो कहां से आई इतनी संपत्ति। तमिलनाडु में विजय सरकार का 1 महीना हुआ पूरा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम। 354 करोड़ के बजट के साथ सिंगापेन स्पेशल फोर्स की लॉन्च। और शेयर बाजार में मिला जुला रहा कारोबार। 64 अंकों की बढ़त के साथ 73,983 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 27 अंकों की गिरावट के साथ 23,214 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट देखी जा रही है। 58 बागी विधायक पहले ही अलग गुट बना चुके हैं और अब तक 2 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में टीएमसी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। इसलिए पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस से मदद की मांग की है और अब दोनों ने मिलकर एक नई रणनीति बनाई है जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। तो क्या है कांग्रेस और ममता का प्लान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और टीएमसी का मेगा प्लान सामने आ गया है। टीएमसी में आए तूफान के बीच दोनों पार्टियों ने बीजेपी की साजिशों को फेल करने के लिए हाथ मिला लिया है। दरअसल टीएमसी में इस वक्त जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन अब उसकी सारी साजिशें फेल हो गई हैं। अपनी पार्टी को बचाने के लिए पार्टी प्रमुख और राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस से मदद मांगी है और उन्हें कांग्रेस से पूरा समर्थन भी मिल रहा है। यानी बीजेपी के खिलाफ टीएमसी और कांग्रेस एकजुट हो गए हैं। दोनों ने मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया है ताकि टीएमसी में जारी मौजूदा राजनीतिक संकट का सामना किया जा सके। खबर ये आ रही है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। जी हां, ममता बनर्जी पिछले 4 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस दौरान दोनों दलों के बीच चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच काफी गर्मजोशी दिखाई दी और उसके अगले ही दिन यानी 9 जून को ममता सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले आवास पहुंच गई, जहां दोनों के बीच गंभीर चर्चा हुई। और अब टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इन बैठकों के केंद्र में कांग्रेस और टीएमसी के विलय पर चर्चा रही। खबरों के मुताबिक टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है तो ममता बनर्जी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी जाएगी। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। उत्तराधिकारी और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का बेहद महत्वपूर्ण पद सौंपने की बात कही जा रही है। आप जानते हैं कि टीएमसी में इस वक्त सभी नेता दबाव में दिखाई दे रहे हैं। उन पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। टीएमसी के विधायक दल में पहले ही बड़ी टूट हो चुकी है। 58 बागी विधायकों का अलग गुट बन गया है। वहीं सांसदों में भी अब टूट दिखाई दे रही है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय के बाद अब सुष्मिता देव ने भी सदस्यता छोड़ दी है। ऐसे में टीएमसी को बचाने के लिए कांग्रेस में उसका विलय एकमात्र रास्ता दिख रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। अब 11 जून को इंदिरा भवन में कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें एआईसीसी महासचिव, प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद इस प्रस्ताव को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में सबकी नजरें फिलहाल दिल्ली में जारी इस सियासी हलचल पर बनी हुई है।
विपक्ष की रणनीति ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है, तो मुश्किल में इस वक्त चुनाव आयोग भी दिखाई दे रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। इसको लेकर पार्टी डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। इस दबाव के बाद चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस के 10 दिग्गज नेताओं का एक डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। इस मुलाकात में क्या हुआ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक चुनाव आयोग ने शुरुआती बातचीत में 2 घंटे के भीतर फैसला लेने का पक्का आश्वासन दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4 घंटे बीतने के बाद भी आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया। काफी टाल मटोल के बाद आयोग ने केवल ये कहा कि वो शिकायत की जांच करेंगे। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे कानून का खुला उल्लंघन बताया है। उनका तर्क साफ है, नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, सिर्फ एक कोर्ट नोटिस था जिसे आधार बनाकर नामांकन रद्द किया गया। उसका कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है। कांग्रेस इसे सीट चोरी करार दे रही है। उधर भोपाल में कार्यकर्ताओं ने सीईओ दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरएसएस की यूनिफॉर्म टांग दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीधे बीजेपी और आरएसएस पर सीट चोरी का आरोप मढ़ा है। कांग्रेस का सवाल है कि जिस तेजी से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया, वैसी फुर्ती झारखंड में परिमल नाथवानी के मामले में क्यों नहीं दिखी? वहां गलतियों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अब कांग्रेस चुप बैठने के मूड में नहीं दिख रही है। चुनाव आयोग पर दोहरे रवैये के आरोप लग रहे हैं और इसलिए अब पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है। कांग्रेस के सामने चुनाव आयोग झुकने पर मजबूर हो गया है। बीजेपी पर भी कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दे रही है। मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल हो गए हैं। बीजेपी का दावा है कि उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिसे लेकर एनडीए की बड़ी बैठक आयोजित हुई और पीएम मोदी की वाहवाही के गुण गाए गए। लेकिन विपक्ष ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए इन 12 सालों की पोल खोल दी है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने अपने 12 साल के सफर को पूरा कर लिया है। इस मौके पर 10 जून को दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बड़ी बैठक आयोजित हुई। इसमें बीजेपी के बड़े नेता, एनडीए के सहयोगी दलों के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन के सीनियर पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे गए। कैबिनेट सदस्यों ने खड़े होकर पीएम मोदी का सम्मान भी किया, जिसकी चर्चा तेज है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार के 12 साल का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 12 साल में नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक, परीक्षा की चोरी, टेंडर में धांधली को संरक्षण देकर इसे संगठित अपराध का सिंडिकेट बना दिया है। जब तक मोदी सरकार, तब तक होता रहेगा युवाओं का भविष्य नीलाम, तब तक चलता रहेगा पेपर लीक का व्यापार। भारत का युवा और जेन ज़ी बहुत निराश और नाराज है। अब वो अपनी जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक उनके साथ खड़ी है। बता दें, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के बाद पीएम मोदी की तुलना नेहरू जी से की जा रही है, जिस पर भड़कते हुए एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, आजकल ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई दूसरा नेता नहीं है। माना कि मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन नेहरू जी की जगह अलग है और उनकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। नेहरू ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए कई साल जेल में बिताए थे। भारतीय उनके बलिदानों को कभी नहीं भूल सकते। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी क्या सफाई देती है। पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने हमला बोला है, तो बिहार में विपक्ष लगातार डबल इंजन सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। राज्य में वित्तीय संकट गहराता दिखाई दे रहा है और अब आरजेडी ने राज्य में वित्तीय हालात को लेकर सम्राट सरकार पर तीखा हमला बोला। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है? तो आखिर कैसे बिहार पर गहराया वित्तीय संकट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बने अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन उन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस वक्त बिहार के वित्तीय हालात बेहद चिंताजनक हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिंता जाहिर की है। साथ ही राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल दागे हैं। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट किया कि क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है? क्या डबल इंजन सरकार की पूंजी परस्त नीतियों और जनविरोधी निर्णयों से वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने वाली है? बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो चुका है कि कल बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की है।
आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल सरकार के जरिए किसी भी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जिस प्रदेश में अब पेंशन देने के लिए आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल होने लगे तो समझ जाइए कि हालत कितने खराब और खतरनाक हो चुके हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि 6 महीनों से हम लगातार कह रहे हैं और सर्वविदित भी है कि 4-5 महीनों से बिहार में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संबंधित भुगतान नहीं हो रहा है क्योंकि खजाना खाली है। 1 साल से ज्यादा समय बीतने पर भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ है। तेजस्वी ने इसके साथ ही कई मुद्दे गिनाते हुए कहा, नए प्रोजेक्ट तो दूर, 2023-24 में स्वीकृत कार्य योजनाओं का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। 2025 और 26 में की गई घोषणाओं का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। बिजली में भारी कटौती की जा रही है, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया जा रहा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ठप है, फंड की कमी के कारण बिहार राज्य फसल सहायता योजना को भी बंद कर दिया गया है। बिहार के वित्तीय हालात चिंताजनक हैं। आरजेडी नेता ने इस पूरे मामले में सीएम सम्राट चौधरी से जवाब मांग लिया है। अब देखना होगा कि सीएम विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हैं या नहीं, और बिहार पर इस वक्त जो संकट गहराता दिखाई दे रहा है उससे बिहार सरकार कैसे निपटती है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की बीजेपी सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है तो तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त बीजेपी बड़े संकट से गुजर रही है। पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने के बाद अब इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। स्टेट सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष समेत 16 से ज्यादा बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो कैसे राज्य में बिखरती जा रही है बीजेपी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु बीजेपी के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी विधानसभा चुनाव तो नहीं जीत पाई और अब चुनाव के बाद उसको लगातार झटके लग रहे हैं। राज्य में बीजेपी अपने कुनबे को बचाने के लिए पसीने बहा रही है। पार्टी के अंदर इस वक्त भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। तमिलनाडु बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी अमर प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कदम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने के कुछ दिन बाद उठाया है। अमर प्रसाद ने सोशल मीडिया पर खुलकर कहा कि वो अब अन्नामलाई के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ाएंगे। ये सिर्फ एक अकेले नेता का फैसला नहीं है। अन्नामलाई के जाने के कुछ ही घंटों बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा। राज्य उपाध्यक्ष करुण नागराजन और 15 अन्य पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी एक के बाद एक इस्तीफों का सिलसिला जारी है। इसने पार्टी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन बड़े दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि अन्नामलाई के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सब कुछ सामान्य है। लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई ये है कि अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा थे। कार्यकर्ता उन्हें ही अपना असली नेता मानते हैं। पहले भी जब उनके जन्मदिन पर हमारे नेता वापस जाओ की पोस्टर दिखे थे तो पार्टी को संदेश मिल गया था। अब वही कार्यकर्ता और स्थानीय नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या बीजेपी इस बड़े डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी? क्या ये इस्तीफों का दौर यहीं थमेगा या आगे भी जारी रहेगा? फिलहाल तमिलनाडु बीजेपी के लिए ये बेहद चुनौती भरा समय है। पार्टी के सामने अब अपना घर बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु में बीजेपी बिखरती हुई दिखाई दे रही है तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे शोषण के आरोप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये खुलासा किया है जिससे बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। उस पर शंकराचार्य से बदला लेने के आरोप लग रहे हैं और इस मामले में विपक्ष का दावा सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर शोषण से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब खुद आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस मामले की पोल खोल के रख दी है। इस केस में यू टर्न लेते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि उन पर दबाव बनाकर ये काम कराया गया था, जिसमें बीजेपी के कुछ लोग भी शामिल है। ये कुकर्मी, ढोंगी, फ्रॉडी रामचंद्र दास जो हमारा ही गुरु भाई है, हमें कहते भी दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ही जंगे जुट गए, है ना। गुरु के प्रति हमें सम्मान है और रहेगा, आजीवन रहेगा, पर गुरु की हत्या कराने का षड्यंत्र अच्छा। अभिमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त है। मुझे बता दें कि रामचंद्र दास प्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य के आधिकारिक उत्तराधिकारी और तुलसी पीठाधीश्वर के पद पर आसीन है। वो बचपन से ही रामभद्राचार्य की सेवा में जुड़े हुए हैं और आशुतोष ब्रह्मचारी भी रामभद्राचार्य के ही शिष्य हैं। वहीं अब आशुतोष ब्रह्मचारी का बयान आते ही बवाल मच गया है। उनके इस बयान से रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी पर तो सवाल उठे ही हैं, साथ ही बीजेपी भी सवालों के घेरे में आ गई है।
आशुतोष ब्रह्मचारी ने साफ कहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ की गई इस साजिश में कुछ अधिकारी भी शामिल थे। वहीं अब आशुतोष के इस खुलासे के बाद सबका ध्यान माघ मेले के दौरान शंकराचार्य और यूपी प्रशासन के बीच उपजे तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य को संगम स्नान करने से प्रशासन ने रोक दिया था, जिसके बाद शंकराचार्य सरकार के खिलाफ खुलकर आ गए थे और बीजेपी को फर्जी हिंदुत्व के नाम पर घेरा भी था। उस वक्त बीजेपी नेताओं की तरफ से भी अविमुक्तेश्वरानंद को काफी बुरा भला कहा गया था। खुद सीएम योगी ने उन्हें फर्जी शंकराचार्य करार दिया था। बीजेपी के साथ हुए इस टकराव के बाद से ही अविमुक्तेश्वरानंद पर शारीरिक शोषण के आरोप लगे थे और अब आशुतोष ब्रह्मचारी के खुलासे के बाद से बीजेपी पर शंकराचार्य से बदला लेने का आरोप लगने लगा है और बीजेपी अब बुरी तरह घिर चुकी है। और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम एशिया में एक बार फिर सुलगती जंग की। एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला है, जिस पर ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद क्षेत्र में जारी तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इसे लेकर तमाम देशों ने चिंता जाहिर की है। तो क्या पश्चिम एशिया में टूट गया युद्ध विराम? जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध विराम टूट गया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद क्षेत्र में दोबारा जंग छिड़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक डील की बात कह रहे थे, अब उन्होंने अपनी सेना को हमले के आदेश दे दिए हैं और ट्रंप से हरी झंडी मिलते ही अमेरिकी सेना ने ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर दी। दरअसल ट्रंप का आरोप है कि ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर अपाचे को मार गिराया। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अमेरिकी सेना बदले की कार्रवाई पर उतर आई। उसने ईरान के 8 शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें केशम आइलैंड में 6 धमाके सुने गए। सिरिक आइलैंड पर पानी के 2 प्लांटों को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज प्रांत, जस्क और बुशहर पर हवाई हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल स्टेशन और निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है। उसकी तरफ से बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने जॉर्डन के एक एयरबेस पर F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और कमांड सेंटर समेत 4 अहम ठिकाने तबाह कर दिए। उसने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का दावा है कि हमने अमेरिकी ठिकानों पर 21 हमले किए। इस हमले में लंबी दूरी वाली कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलें दागी गई। हमारी एरोस्पेस फोर्स ने ठोस और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन IRGC ने उन्हें खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो क्षेत्र में तय किए गए लक्ष्यों पर और ज्यादा व्यापक और कड़े हमले किए जाएंगे। उसने खाड़ी देशों को भी चेताया कि अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए उनकी जमीन का इस्तेमाल न कर पाए, ये सुनिश्चित करना उनका काम है। ईरान ने अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि बल प्रयोग और गैर कानूनी कार्रवाइयों से किसी भी राजनयिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है। जहां भी जरूरी होगा, हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ दुश्मन का सामना करेंगी। क्षेत्र में बिगड़ते हालात को लेकर चीन और रूस ने गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। बहरहाल अब इन हमलों के बाद पश्चिम एशिया में क्या शांति बरकरार रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।